आज की क्लास में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने साइंस के ऊपर कई टॉपिक कवर किए हैं। आप उनको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आप जानते होंगे कोशिका के बारे में। मानव शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हजारों खरबों कोशिकाएं जो है मानव शरीर को बनाती हैं। और कोशिका क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है ह्यूमन बॉडी की। अन्य जो पशु पक्षी हैं उनकी बॉडी भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। और ये यहाँ पे क्रम है। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, टिश्यू, बॉडी के टिश्यू बनते हैं काफ़ी सारी कोशिकाओं से मिलकर। और जब काफ़ी सारे टिश्यू मिल जाते हैं उनसे बनते हैं अंग, ह्यूमन अंग, जैसे हाथ, पैर, सिर, मुंह, ये चीज़ें। और अंगों से मिलकर बनती है हमारी पूरी बॉडी, पूरा पिंड। ये तो हो गया कोशिका से लेकर ह्यूमन शरीर तक का क्रम। ओके, कोशिकाओं को हम दो रूपों में पढ़ते हैं। दो इसके मेन भाग हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा टाइप होता है कोशिका का यूकैरियोटिक। दोस्तों, मैं जैसे बताता जा रहा हूँ ऐसे ही आप अपने रजिस्टर में लिखते जाएं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खुद के नोट्स बनाए हुए। मैं जो कुछ भी बोलूँगा आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे अपने रजिस्टर में लिखते जाएं, तभी आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे। और उन नोट्सों को फिर याद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं क्लास पूरी करवा दूंगा, उसके बाद आप नोट्सों को याद करते जाएं। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट मैं करवा रहा हूँ। एक भी चीज़ को मिस ना करें, सारी चीज़ को अच्छे से याद करें। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये शुरुआती कोशिकाएं हैं। जो शुरुआती जीव थे, धरती पे आए थे, जैसे बैक्टीरिया, उनमें ये कोशिकाएं मिलती हैं। और जो सिंगल कोशिका के जीव होते हैं उनमें भी ये कोशिकाएं मिलती हैं। इनमें ये पूरी तरह से डेवलप कोशिका नहीं होती है। इनमें केंद्रक की जगह एक केंद्रक जैसी संरचना होती है। केंद्रक भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का पूर्ण विकसित नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कई अंग भी नहीं होते हैं। कोशिका अपने आप में एक जो कोशिका है उसके अंदर भी कई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे अंग होते हैं कोशिका के। और वो अंग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं अंगों को हम इसमें पढ़ेंगे और उनका कार्य भी पढ़ेंगे। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कई अंग नहीं होते हैं, क्योंकि आप भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो चीज़ शुरुआती फेज में होती है और जो बाद में बनती है, बाद में जो चीज़ आती है इवोल्यूशन के बाद, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें कई अंग नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम और क्लोरोफ्लोरो, जो कलर को निर्धारित करते हैं पेड़ पौधों में। ये चीज़ें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती हैं। और इस तरह की कोशिकाओं में केंद्रक जैसी संरचना तो होती है, लेकिन वास्तव में केंद्रक इनमें नहीं होता है। और इनमें जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। और कई कोशिकाओं में, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनमें देखा गया है डीएनए केंद्रक के बाहर भी कई कोशिकाओं में एक्स्ट्रा डीएनए मिला है। और जैसे मोनेरा जगत के जो जीव हैं, छोटे छोटे माइक्रो जीव, उन सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलती है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि मोनेरा जगत में कौन सी कोशिका मिलती है, तो उसका सही जवाब है प्रोकैरियोटिक कोशिका। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म ये आते हैं। माइकोप्लाज्म एक छोटा सा सूक्ष्म जीव है जो अगर ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाए तो कई तरह की वो बीमारियां फैला सकता है। उसी तरह बैक्टीरिया भी
ह्यूमन बॉडी पर हमला कर देता है और इससे भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया कई प्रकार का होता है, कई तरह के अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। दोस्तों आप लिखते जरूर जाएं इसको, क्लास को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। इस तरह की कोशिकाओं में सभी अंग नहीं होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो एक कोशिक के जीव होते हैं उनमें ये कोशिका होती है, और जो छोटे जीव होते हैं उनकी शरीर के लिए, ये शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होती है, क्योंकि एक ही कोशिका होती है और एक से ही उनका निर्माण होता है। और जो शारीरिक वृद्धि के लिए इसमें कोशिका के अंदर कई अंग होते हैं, उनका इसमें अभाव होता है। हालांकि इसमें कई अंग होते भी हैं, जैसे बाहर की संरचना जो कोशिका को प्रोटेक्ट करती है वो इसमें होती है। और दूसरी कोशिकाएं हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका है जो ये बहुकोशिकीय जीवों में मिलती है, जैसे कि मानव में भी यूकैरियोटिक कोशिका ही मिलती है। और दोस्तों एक वायरस होता है, वायरस में यूकैरियोटिक कोशिका नहीं होती है, उसमें वायरस एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में ये मिलती है, ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में भी मिलती है। उसके अलावा इस तरह की कोशिकाओं में सभी अंग होते हैं जो एक शरीर को वृद्धि के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो इस कोशिका के अंदर सभी अंग मौजूद होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका होती है जो, वो दो प्रकार की होती है, एक पादप कोशिका और दूसरी जंतु कोशिका। अब यहाँ पर हम जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और पादप कोशिका के बारे में बाद में पढ़ेंगे किसी अन्य वीडियो में। ये जंतु कोशिका की संरचना है, जंतु में मानव भी आ जाता है। तो इस तरह की मानव शरीर में कोशिका होती है और उन्हीं कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है मिलके। कोशिका क्रियात्मक और संरचनात्मक बेसिक इकाई होती है मानव बॉडी की, ये भी हमें याद रखना है। कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसलिए मैंने ये कई वीडियो में पहले भी बताया है और इसमें भी बता रहा हूँ। ये कोशिका के अंदर कई अंग हैं, जैसे तारककाय, गोल्जिकाय, राइबोसोम। इनके बारे में एक एक अंग के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी आप सुनिए और स्ट्रक्चर बना लीजिए अच्छे से। इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, केंद्रक होता है जो कि कोशिका के बीच में होता है, और इसी में डीएनए आरएनए होते हैं। गुणसूत्र भी केंद्रक में ही होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है और लाइसोसोम होता है, जिसे आत्मघाती थैली कहते हैं कोशिका की, और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म, इसमें जो द्रव भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये मानव कोशिका की संरचना है और इसके इम्पोर्टेंट अंग हैं। आप इनको बनाते चलिए, आप ऐसे मत बैठे रहिए, इनको बनाते चलिए, आपका फायदा होगा। अब एक एक के बारे में आप लिखिए। जैसे तारककाय 1 नंबर डाल के लिख लीजिए, संरचना बनाने के बाद उसके नीचे तारककाय डाल के लिखिए। तारककाय को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रियोल्स। तारककाय का जो है इस तरह से ट्यूब की संरचना जैसी होती है कोशिकाओं में, तारककाय या फिर सेंट्रियोल। इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों, जब कोशिका विभाजन होता है उसमें ये कोशिका की मदद करती है। तारककाय कोशिका विभाजन में तारककाय इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ये आप लिख लीजिए। और जो तारककाय है ये मानव की कौन सी कोशिकाओं में नहीं होता, आप दिमाग लगाइए। मैंने आपको बताया था पीछे की वीडियो में कि मानव बॉडी में ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें डिवीजन नहीं होता है। वो कौन सी सेल्स होती हैं? अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अन्यथा मैं तो बता ही दूंगा। जो ह्यूमन ब्रेन होता है,
उसमें न्यूरॉन सेल होती हैं, न्यूरॉन सेल्स में डिवीजन नहीं होता है। अगर न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता है तो उनमें तारककाय नहीं होता है, क्योंकि तारककाय का इम्पोर्टेंट रोल है कोशिका डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसीलिए जो हमारी न्यूरॉन सेल होती हैं उनमें तारककाय नहीं होता है और ना ही उनमें डिवीजन होता है। और डिवीजन नहीं होता है न्यूरॉन सेल में तो उनमें कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं होगी, क्योंकि कैंसर की बीमारी जब होती है बॉडी में तो एक सेल ग्रोथ करती जाती है बहुत ज़्यादा स्पीड से, ग्रोथ करती हुई एक ट्यूमर का रूप ले लेती है। जबकि ब्रेन सेल हैं जो, उनमें तो डिवीजन होता ही नहीं है, डिवीजन नहीं होता है तो उनमें कैंसर की बीमारी भी नहीं होती। सोचिए अगर जो न्यूरॉन सेल हैं उनमें अगर डिवीजन हो जाए तो आदमी का दिमाग की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। न्यूरॉन्स एक फिक्स मात्रा में दिए गए हैं हर एक इंसान को, और जैसे बुढ़ापा की ओर आदमी जाता है तो ये न्यूरॉन्स कुछ कम हो जाते हैं, बाकी इनमें ग्रोथ नहीं होती है। आपको याद रखना है तारककाय, इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दूसरा है इसमें सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है दोस्तों इसकी बाहरी परत या झिल्ली, जिसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा होता है। जो कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, और इसके पास सेल वॉल होती है। इसके आसपास सेल वॉल कोशिका की बाहर से रक्षा करती है और अन्य कोशिकाओं से इसको जोड़ के रखती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लाइसोसोम के बारे में। तीसरा पॉइंट डाल के लाइसोसोम लिखिए। लाइसोसोम के बारे में लिखिए। इसको हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। दोस्तों इस लाइसोसोम के अंदर काफ़ी मात्रा में एंजाइम्स भरे होते हैं और वो एंजाइम्स काम करते हैं। इसमें जो प्रोटीन्स आते हैं उनको सरलीकृत करने में, और जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज आती है उसको सिंप्लीफाई करने में। वसा को भी ये सिंप्लीफाई करते हैं लाइसोसोम्स। अगर ये थैली फट जाए तो ये लाइसोसोम्स कोशिका के अंदर फैल जाएंगे, और इन एंजाइमों का जो लाइसोसोम के अंदर भरे हुए हैं, इन एंजाइमों का काम है प्रोटीन को सिंप्लीफाई करना, प्रोटीन को जैसे अमीनो अम्लों में तोड़ना, ग्लूकोज को सरलीकृत करना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये इसके काम होते हैं। अगर ये फट जाए तो ये पूरी कोशिका को ही पचा लेती है, तो इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। दोस्तों एक जो सेल्स होती है जब वो अपनी वृद्धावस्था की ओर जाती है तो ये लाइसोसोम वाली थैली फट जाती है और पूरी कोशिका को ये इससे निकले हुए एंजाइम पचा जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ये डायरेक्ट एक एमसीक्यू भी बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने वैसे बता दिया है। जो कोशिका के अंदर द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट डालिए एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये केंद्रक के आसपास होता है और इसका काम होता है कोशिका बेहतर रूप से काम कर सके, उसके लिए ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब नेक्स्ट पॉइंट डालिए केंद्रक। केंद्रक कोशिका के बीच में होता है और केंद्रक का काम होता है कोशिका के सारे कामों को नियंत्रित करना। केंद्रक से ही सारे काम कोशिका के नियंत्रित करे जाते हैं और कोशिका के सारे अंगों को केंद्रक ही नियंत्रित करता है। दोस्तों जो केंद्रक होता है,
केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं और केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी में 46 होते हैं प्रत्येक कोशिका में, ये बात भी हमें याद रखनी है। और केंद्रक की खोज किसने करी थी, ये बात भी आप नोट करके लिख लीजिए। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। और कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। ये दोनों नाम आप याद रखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कोशिका की खोज किसने करी और कब करी। रॉबर्ट हुक ने करी थी 1668 में और केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट डालिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका की पावर हाउस या ऊर्जा गृह। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसे कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, ये बात भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप बस बने रहिए मेरे साथ में और याद करते हुए चलिए चीज़ों को। ये इसकी संरचना है, एक झिल्लीदार अलग से संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसे पावर हाउस इसलिए कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, जब कोशिका में डाइजेस्ट होती है कोई चीज़, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब एक्स्ट्रा ऊर्जा उत्पन्न होती है कोशिका के पास में, तो एक्स्ट्रा ऊर्जा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में आके स्टोर हो जाती है। एक तरह से ये स्टोरेज है कोशिका का एक्स्ट्रा ऊर्जा को संग्रहित करने का। जब एक्स्ट्रा ऊर्जा की बॉडी को जरूरत पड़ती है तो यहाँ से वो रिलीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालिए, राइबोसोम। राइबोसोम है जो, ये इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना और ये प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स। आप इन चीजों को लिखते हुए चलिए। राइबोसोम्स कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। ये प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पे होती है आरएनए और आरएनए का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, हमें ये बात भी याद रखनी है। मैंने डीएनए वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपके याद हो तो। जो आरएनए होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, और आरएनए राइबोसोम आरएनए, और तीसरा टाइप होता है आरएनए का टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए के पास से संदेश लेके आता है राइबोसोम के पास, और जब आरएनए उस संदेश को पढ़ता है कि वह डीएनए ने क्या संदेश दिया है, डीएनए उसको एक विशेष संदेश देता है कि आपको इस तरह का प्रोटीन बनाना है। जब आरएनए उस डीएनए के मैसेज को पढ़ लेता है तो आरएनए फिर उसी प्रकार का प्रोटीन बनाता है। जब ये प्रोटीन बन जाता है तो टीआरएनए का काम शुरू होता है। टीआरएनए उस जो प्रोटीन बना है उसको कोशिका से बाहर कर देता है और वो प्रोटीन उस जगह चला जाता है जहां पर उसकी आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालिए, गोल्जी काय। गोल्जी काय का जो काम है वो है स्त्रावण का, कुछ रिलीज करने का। ये गोल्जी काय उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में होता है जहाँ पे हमारी बॉडी कुछ बॉडी के जो अंग हैं रिलीज करते हैं, वहाँ पे ऐसी कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं जिनमें गोल्जी काय की मात्रा अधिक हो। ये सारे इम्पोर्टेंट मैंने इसके अंग बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पॉइंट अच्छे से लिख लिए होंगे और इसकी संरचना भी बना ली होगी। ये एक मानव की कोशिका है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र के बारे में। कोशिका चक्र यानी एक कोशिका से 2 कोशिका,
और 2 कोशिका से 4, फिर कोशिकाएं कैसे बनती जाती हैं और कैसे एक अंग का निर्माण हो जाता है, वो चीज़ हम देखेंगे। कोशिकाओं के विभाजन से ही एक जो बॉडी है उसमें ग्रोथ होती है। कोशिका विभाजन के शुरू के 4 फेज हैं। जी फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। M फेज तक आते आते कोशिका 2 कोशिकाओं में बट जाती है। M फेज को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। ये भी M फेज है जो 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आप इनको लिखते जाएं, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी, और उसी तरह से ये आपको एक तरह से पका पकाया माल मिल गया है और इसको डाइजेस्ट करते हुए चलें। एम फेज में एक कोशिका होती है और ये एम फेज है, ये कोशिका जो चक्र है उसका सबसे लंबा फेज होता है। और दूसरी बात यह है, इसमें कोशिकांगों का विकास होता है। जब एक कोशिका होती है वो जैसे जैसे बड़ी होती है तो अपने केंद्रक के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि केंद्रक के नियंत्रण में नहीं है। तो केंद्रक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है कोशिका के डिवीजन की। वहां से बात शुरू होती है G1 फेज की। G1 फेज में ये सबसे लंबा चक्र होता है और इसमें कोशिका अंगों का निर्माण होता है। कोशिका अंगों का जैसे कि राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये सारे अंग धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं एक कोशिका के अंदर। उसके बाद सेकंड चरण होता है एस फेज। एस फेज में होता है गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। हर एक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मानव की सेल में। और जब इसका चक्कर चलता है एक कोशिका से 2 कोशिका बनने का, तो उसके सेकंड फेज में गुणसूत्रों की संख्या 92 हो जाती है। अब यहाँ पर आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन से चरण में 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो हमें ये याद रखना है सेकंड चरण में, एस फेज में। उसके बाद कहानी शुरू होती है तीसरे चरण की। तीसरा चरण G2। इसमें कोशिका विभाजन के लिए सभी अंगों का विकास होता है, यानी कि इसमें केंद्रक का विकास होता है। इस वाले में इसमें केंद्रक का विकास होता है। ठीक है। जैसे ही एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनने की प्रोसेस शुरू होती है, उसके अंदर जो डीएनए है, आरएनए है, वो सारी चीजें बनने लगती हैं। तो चौथा चरण स्टार्ट होता है। उसमें चौथे चरण में जैसे ही तीसरे चरण में ये 2 केंद्रक बन जाते हैं, तो उसके बाद एम फेज स्टार्ट हो जाता है और कोशिका 2 फेजों में 2 कोशिकाओं में बट जाती है। जो एम फेज है ये सबसे छोटा चरण है कोशिका विभाजन का, सबसे छोटा चरण है। और इसी को हम आगे भी पढ़ेंगे 4 भागों में बांट के, 4 चरणों में बांट के केवल एम फेज को पढ़ेंगे। एम फेज में प्रोफेज होता है, यानी कि प्रारंभिक फेज, एम फेज का प्रारंभिक फेज। फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इनमें क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। प्रोफेज में, इस फेज में केंद्रक फट जाता है। जैसे कि जो प्रोफेज है 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो वो केंद्रक है जो फट जाता है। फटने के बाद में क्रोमोसोम्स फैल जाते हैं। अब मेटाफेज में तारककाय का निर्माण होता है। तारककाय इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और 46 क्रोमोसोम्स एक तरफ चले जाते हैं, 46 एक तरफ चले जाते हैं। फिर तीसरे फेज में जैसे ये चले गए
तर्ककाय के पास या सेंट्रियोल के पास में, उसके बाद में ये प्रोसेस अलग होने की, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अलग होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है और ये दो हिस्सों में बट जाती है ये कोशिका। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे, कोशिका विभाजन तो हो गया। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों, समसूत्री जो विभाजन होता है ये ह्यूमन की, मतलब ह्यूमन को लेके हम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन की ग्रोथ के लिए जरूरी है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में आप इनको लिखते हुए चलिए। समसूत्री विभाजन में पैतृक कोशिका में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स चाइल्ड सेल्स में होते हैं। 46 गुणसूत्र जो सेल शुरू में होती है उसमें होते हैं और 46 ही उससे जो बनेगी कोशिका उसमें होंगे। हमें ये बात याद रखनी है। और समसूत्री विभाजन है ये ह्यूमन की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल ह्यूमन में, एक तो जननांगों में और दो जननांगों की सेल्स में होता है, जैसे कि मेल में टेस्टिस में और फीमेल में ओवेरी में। यहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ये समसूत्री विभाजन था, ये तो हो रहा था 4 चरणों में, और अर्धसूत्री विभाजन है ये 8 चरणों में होगा। और इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 और 23 यानी कि 4 हिस्सों में एक सेल्स बट जाती है। 92 क्रोमोसोम्स होते हैं जब कोशिका विभाजन होता है। 92 से समसूत्री में 46 बन के 2 कोशिकाएं हो जाती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में ये 4 हिस्सों में बट जाएगी, जिससे कि 23 के 4 रूप बन जाएंगे। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको, आप उसको उतार लीजिए। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 2 तरह से होता है। समसूत्री विभाजन लिखते जाए आप। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन शरीर की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ग्रोथ या वृद्धि भी आप लिख सकते हैं। और जो अर्धसूत्री विभाजन है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाने के लिए आवश्यक है।
जनरेशन निर्माण के लिए आवश्यक है। ये शरीर की सभी कोशिकाओं में इस तरह का विभाजन शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है। इस तरह का विभाजन केवल शरीर की सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है। इस तरह का विभाजन होता है। केवल जननांगों की कोशिकाओं को छोड़कर और ये विभाजन है जो केवल जननांगों की कोशिकाओं में पुरुष में ये होता है टेस्टिस में, यानी कि वर्षण में। जिन बच्चों को पता नहीं है टेस्टिस किसे कहते हैं, वर्षण को कहते हैं। और महिला में ओवेरी, यानी अंडाणु में। ये 4 चरणों में पूर्ण 4 चरणों में पूर्ण होता है इसका जो विभाजन है। और ये 8 चरणों में पूर्ण, इसका विभाजन 8 चरणों में पूर्ण होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। पैतृक कोशिका के समान इसमें गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता दूं, ये शुक्राणु है, एक शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। और ये ओवम है, इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे आधे गुणसूत्र पिता से चाइल्ड में जाते हैं और आधे गुणसूत्र माता से चाइल्ड में जाते हैं, तभी ये 46 गुणसूत्र वाला बच्चा पैदा होता है। इसीलिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। आई बात समझ में?
और 23, 22 इसमें इस तरह से जाते हैं। 22 प्लस जो पुरुष से जाते हैं या तो x होगा, ये 23 हो गए ना, या फिर अगर x नहीं होगा तो y होगा। 22 प्लस y होगा या फिर x होगा, तो 23 हो गए। उसी तरह माता से 22 जाएंगे, 22 प्लस x, तो उस तरह से ये दोनों के गुणसूत्र मिलके नई संतान बनती है 46 गुणसूत्र की। इसमें कुछ एबनॉर्मलिटियाँ भी होती हैं, मैंने पहले की वीडियोस में ये बात बताई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जितने भी जो जेनेटिक गुण आते हैं माता से और पिता से बच्चों में, वो इन गुणसूत्रों की वजह से ही आते हैं। जैसे लंबाई या नाक नक्शा या शरीर की बनावट, ये माता पिता की ही उनसे आती हैं। और जैसे आँखों का रंग, ये जेनेटिक होती है, क्योंकि इस जो गुणसूत्र होता है, 23 जोड़े गुणसूत्र यहाँ से आए, 23 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ से आए। इन प्रत्येक के गुणसूत्र के केंद्रक में DNA RNA होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ट्रांसफर करता है। और उन गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं जीन, जो निर्धारित करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुणों को। यहाँ तक ये बात हो गई। अभी मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, चलो यहीं से मिटा देता हूँ। जो समसूत्री विभाजन होता है, इसमें 92 क्रोमोसोम होते हैं। जब मैंने वहाँ पे चीज़ें पढ़ाई थी सेल डिवीज़न की, उसमें दूसरे फेज में ये 92 गुणसूत्र हो जाते हैं। आप लोग अच्छी तरह इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये 92 गुणसूत्र हैं, ये चेंज हो जाते हैं 46 और 46 में। ये हो गया समसूत्री कोशिका का विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिससे कोशिका का साइज बड़ा हो जाता है और वो कोशिका के केंद्रक से बाहर की बात हो जाती है, उसके नियंत्रण से बाहर की बात हो जाती है। इसलिए जो सेल्स होती है वो डिवीजन को प्रोत्साहित करती है, और जो सेल का डिवीजन होता है वो 2 सेल्स में बट जाती है। यानी कि 92 क्रोमोसोम्स वाली सेल 2 भागों में बट गई, और ये 92 क्रोमोसोम है वो 46 एक कोशिका में चले जाएंगे, 46 दूसरी में। अब ये क्रोमोसोम है, जो मान लो ये कोशिका है, कोशिका के भीतर ये है केंद्रक, और केंद्रक में ये है क्रोमोसोम्स। केंद्रक के भीतर क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। अब इसमें 92 गुणसूत्र हो गए। ये वाली कोशिका बट जाएगी 2 भागों में, इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, जिससे 92 इसके केंद्रक में क्रोमोसोम्स थे वो 46 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र इस कोशिका में आ जाएंगे, और 46 इस नई कोशिका में। ये कोशिका 2 भागों में बट गई, और गुणसूत्र पेरेंट्स में थे जितने 46, यानी कि ये 92 तो बाद में हुए थे, एक्चुअल में तो 46 ही थे, ये बट गए 46 में। हमें ये बात याद रखनी है। और इन्हीं कोशिकाओं से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। हर एक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम समझेंगे ये 4 चरणों में स्टेप पूरी होती है। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में ये 8 फेजों में
8 चरणों में इसका विभाजन होता है। जैसे 92 क्रोमोसोम्स हैं एक कोशिका में, और 92 क्रोमोसोम्स बट जाएंगे दो हिस्सों में, 46 और 46। ये बात कर रहा हूं मैं अर्धसूत्री विभाजन की, जो कि जननांगों की कोशिकाओं में होता है। अब ये फिर से डिवीजन हो जाएगा, 23 और 23। उसी तरह यहाँ पे 23 और 23 ये 4 हिस्सों में कोशिका बट जाएगी। और इससे बनेगा, मान लो कि ये पुरुष का वो है क्रोमोसोम, इससे बनेगा एक स्पर्म, और इसमें होंगे 23 गुणसूत्र। 23 गुणसूत्र ये मादा के जननांगों के अंदर जाएंगे ओवेरी में, और वहाँ पे ये अंडाशय में प्रवेश कर जाएगा। अंडाशय में प्रवेश करने के बाद में 23 गुणसूत्र वहाँ पे होंगे, इसको मिलेंगे, एक बच्चा बन जाएगा 46 गुणसूत्र वाला। अगर यहाँ भी 46 गुणसूत्र चले जाते और 46 गुणसूत्र माता के हो जाते, तो फिर बच्चा बन जाता 92 क्रोमोसोम्स वाला। तो ये तो एक अलग ही प्रजाति बन जाती। इसीलिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, ताकि एक संतान पैतृक के गुणसूत्रों के समान वाली ही बने। ये 8 चरण इसके होते हैं। पहला जो चरण था वो था प्रोफेज फर्स्ट, फिर होता है मेटाफेज फर्स्ट, फिर होता है चौथा चरण है टेलोफेज। यहाँ मेरा तीसरा जो चरण है वो अभी दिमाग से स्लिप हो गया, याद नहीं आ रहा। जो चौथा, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण यहाँ पे होगा, चौथा चरण होगा टेलोफेज फर्स्ट। यहाँ तक 4 चरण हो गए। 4 चरण समसूत्री विभाजन में भी होते थे, लेकिन हमें करवाना है अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन में टेलोफेज से ये दोबारा से प्रोसेस दोहराई जाएगी। चौथा चरण है, तीसरा चरण यहाँ पे होगा, मेरे भी याद नहीं आ रहा, आप पीछे से देख के लिख लेना। उसके बाद प्रोफेज सेकंड होगा, प्रोफेज सेकंड, ये हो गया 5वीं स्टेप। फिर इसके बाद मेटाफेज सेकंड, ये छठा चरण हो जाएगा मेटाफेज सेकंड। उसके बाद में 7वां चरण होगा, फिर 8वां चरण हो जाएगा टेलोफेज सेकंड। इस तरह से इसके ये 8 चरण हो गए और अर्धसूत्री विभाजन का विभाजन हो जाएगा। अब कोशिका से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स लिखिए। ये तो हो गई कोशिका की संरचना और कोशिका विभाजन की बात। अब कुछ फैक्ट हम लिख लेते हैं, उसके बाद क्लास का समापन करते हैं। पहला फैक्ट है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इसमें 2 सिचुएशन हैं। पहली, नर में, नर की बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, यानी न्यूरॉन। अगर मादा की बात करें, मादा में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाशय की। और नर में सबसे छोटी कोशिका की बात करें, वो है शुक्राणु। और मादा में सबसे छोटी कोशिका है वो है आरबीसी सेल की कोशिका।
और अन्य जीवों में यानी कि सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, वो है शुतुरमुर्ग की अंडा की कोशिका। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है एक ही कोशिका का बना होता है, एक ही सेल होती है। और अन्य जीवों में सबसे, अगर पूरे जीवों की बात करी जाए जिसमें मानव भी है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? वो है एक बैक्टीरिया है, उसकी, बैक्टीरिया की। तो इस तरह से ये फैक्ट भी यहाँ पे पूरे होते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्ट होंगे। क्लास का समापन यहीं करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।